हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी प्राचीन मम्मी लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई स्थित धरोहर संग्रहालय के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ था। इन लोगों में ज्यादातर पत्रकार, स्थानीय अधिकारी और संग्रहालय के कर्मचारी थे। आज संग्रहालय में एक खास प्रदर्शनी थी और उसे शुरू करने से पहले संग्रहालय के अध्यक्ष का एक छोटा सा भाषण था। अध्यक्ष श्री सचिन शिंदे के मंच पर आते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं और मंच की ओर देखने लगते हैं। मैं यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि इतनी खास प्रदर्शनी को हम हमारे संग्रहालय में पेश करने जा रहे हैं। मेरे 5 साल की कोशिश आखिरकार सफल हो गई और इतने साल के अथक प्रयासों से ये प्राचीन मम्मी मुंबई पहुंच गई। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग यहाँ मम्मी को देखने आए हैं, मुझे नहीं। इसलिए पत्रकारों के कुछ सवालों के जवाब देने के बाद प्रदर्शनी शुरू कर दी जाएगी। सर, क्या ये बात सच है कि यह मम्मी मिस्र के इतिहास के सबसे क्रूर शासक की है? बहुत अच्छा सवाल मिस अपर्णा। देखिए, इस मम्मी के संबंध में जितने भी पुरातात्विक लेख मिले हैं उनमें तो यही लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से यह सच हो सकता है, क्योंकि जब मैंने मम्मी से इस बारे में पूछा तो उसने मुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अध्यक्ष सचिन शिंदे की इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। सर, क्या ये मम्मी वाकई में 2700 साल पुरानी है? ओहो, आप लोग ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं जो सबको पता है? कुछ ऐसा पूछिए जो किसी को ना पता हो। तभी भीड़ के बीच में से एक हाथ खड़ा होता है और भीड़ में से एक लड़की आगे आती है। अभया शर्मा, मुंबई खबर से। वह अपना परिचय देते हुए सवाल पूछती है। सर, क्या ये सच है कि इस मम्मी के बारे में वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि जिस दिन इस मम्मी को अपने स्थान से हिला दिया जाएगा यह जागृत हो जाएगी? अभया के प्रश्न से भीड़ में खुसर खुसर होने लगती है। व्हाट नॉनसेंस। देखिए मिस अभया, बहुत सी प्राचीन वस्तुओं के बारे में स्थानीय लोग मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। प्राचीन समय में एक कल्पनाशील व्यक्ति किसी वस्तु के संबंध में कहानी बनाता था, फिर 4 लोगों को सुनाता था। वो 4 लोग अपने बच्चों को सुनाते थे और वो अपने बच्चों को। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती इन कहानियों को लोग सच मानने लगते थे। मैं आप सबको आश्वस्त कर देता हूँ कि पुरातात्विक लेखों में ऐसी कोई कहानी नहीं लिखी हुई है। सचिन शिंदे के कार्यक्रम के बाद प्रदर्शनी शुरू कर दी गई और सभी लोग संग्रहालय में उस मम्मी को देखने लगे। 2700 साल प्राचीन उस मम्मी पर लपेटी गई पट्टियों का और उसके शरीर का रंग एक जैसा हो गया था। वह कांच के एक ताबूत में बंद थी और उसके चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ था। अभया उस मम्मी को ध्यान से देख रही थी कि तभी अपर्णा उसके पास आकर अपना परिचय देती है। हाय अभया, मेरा नाम अपर्णा शिंदे है और मैं मुंबई भास्कर में जर्नलिस्ट हूँ। शिंदे? सचिन शिंदे मेरे पापा है। अपर्णा अभया के सवाल को समझ जाती है। आप जो इस मम्मी के बारे में बोल रही थी वो सब आपको कैसे पता चला? मिस्र से। मिस्र से? अपर्णा हैरानी से पूछती है। तुम्हें इस मम्मी से अजीब सी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही? अभया उत्तर देने के बजाय अपना सवाल पूछती है। आज रात को यह मम्मी जागृत जरूर होगी। तुम्हारे पापा ने 5 साल प्रयास किया ताकि विनाश को मुंबई में लाया जा सके। ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देख लेना। इतना कहकर अपर्णा वहां से चली जाती है। अभया को पता था कि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने फैसला किया कि वो आज रात को संग्रहालय पर नजर रखेगी। रात के 11 बजे अभया संग्रहालय के बाहर बैठे उस पर नजर रखे हुई थी। संग्रहालय में 6 गाइड्स ड्यूटी पर थे और अभी तक किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि नहीं हुई थी। तभी पुलिस की गाड़ी अभया के पास आकर रुकती है। क्या मैडम, क्या चल रहा है? इंस्पेक्टर ने अभया से पूछा। गार्ड्स ने बताया कि आपन इधर घंटे भर से घूम रहा है। नहीं सर, मैं रिपोर्टर हूँ। ये देखिए मेरी आईडी। मैं तो संग्रहालय पर न्यूज बना रही थी, अभया ने जवाब दिया। रात्रि के 11 बजे आप कौन सा न्यूज बना रही हो इधर? चलिए सुबह बनाइएगा खबर। नजर मत आइएगा यहाँ फिर से, नहीं तो जेल में बंद कर दूंगा, रौब जमाते इंस्पेक्टर ने कहा। अभया गिरफ्तार होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी और उस पर उसका आई कार्ड भी नकली है। अगर छानबीन हुई तो उसका राज खुल जाएगा और वो उस विनाश को होने से रोक नहीं पाएगी।
अभया वहां से चली जाती है। रात के 12 बज रहे थे। गार्ड्स मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। तभी संग्रहालय की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। गार्ड्स ने सब चेक किया पर उन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आई। फिर अचानक से धमाके के साथ सभी लाइटें बंद हो गई और संग्रहालय घुप अंधेरे में डूब गया। गार्ड्स में हलचल मच गई कि अचानक से ये लाइट कैसे चली गई। कहीं किसी ने जानबूझकर लाइट तो नहीं काटी। गार्ड्स टॉर्च हाथ में लिए संग्रहालय में छानबीन करने लगे। मम्मी को जिस कांच में रखा गया था उसमें धुआं भरने लगता है और कांच पर दरारें पड़ने लगती है। इन दरारों के पड़ने पर कांच में से निकलती धीमी आवाजें पास से गुजर रहे एक गार्ड का ध्यान खींच लेती है और वो टॉर्च लिए ताबूत की ओर बढ़ने लगता है। इससे पहले कि वो ताबूत तक पहुंचता, एक जोर के धमाके से कांच टूट जाता है और चारों तरफ बिखर जाता है। वह गार्ड घबरा कर पीछे गिर जाता है। तभी 2 और गार्ड भागते हुए आ जाते हैं। अचानक से इस तरह कांच टूट जाने से गार्ड्स स्तब्ध रह जाते हैं। तीनों में से एक हिम्मत करके ताबूत की ओर बढ़ता है और जब उसके करीब पहुंचता है तो उसमें रखी मम्मी उठ खड़ी होती है और एक झटके में उस गार्ड की गर्दन तोड़ देती है। यह देख दोनों गार्ड्स घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो मम्मी उन दोनों को भी मार देती है। उनकी लाशों के ऊपर खड़ी हो वो अपना मुखौटा उतार देती है। उसका चेहरा ऐसा था जैसे सूखी मिट्टी के ढेले में अनगिनत दरारें पड़ गई हो। आंखों की जगह पर 2 काली पुतलियां दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथ को आंखों के करीब ले जाकर देखा तो उसकी 3 उंगलियां सामान्य हो चुकी थी। मैं फिर से जागृत हो गया। कर्कश आवाज में बोलते हुए वो जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज सुन बाकी के बचे गार्ड अंदर आते हैं और मम्मी को वहां यूं खड़ा देख चौंक जाते हैं। उसके बाद उनका भी वही हश्र होता है जो उन तीनों गार्ड्स का हुआ था। सभी गार्ड्स को मारने के बाद मम्मी का हाथ कलाई तक सामान्य हो गया था और वो उन लाशों के ऊपर से बाहर की ओर चल पड़ता है। रात को इस घटना ने हड़कंप मचा दिया। पुलिस पहुंची, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उस पर से मम्मी का गायब होना, इन सब बातों ने दहशत का माहौल बना दिया था। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर इन सब के पीछे कौन है और इन हत्याओं का मम्मी के गायब होने से क्या संबंध है। सर, कहीं इन सब हत्याओं के पीछे वो रिपोर्टर तो नहीं? हवलदार ने इंस्पेक्टर के कान में फुसफुसाते हुए पूछा। ये वही दोनों थे जो रात को आए थे। शांत रहा, इंस्पेक्टर कठोर स्वर में कहता है। अगर किसी को पता चल गया ना कि कल रात को हमने उस लड़की को ऐसे ही जाने दिया तो हमारी नौकरी पर बनाएगी। इंस्पेक्टर की बात सुन हवलदार हाँ में सिर हिला देता है। उधर इस घटना से सचिन शिंदे भी परेशान थे और घर में चक्कर काट रहे थे। पापा, कहीं उस अभया की बात सच तो नहीं? अगर सच में वो मम्मी जागृत हो गई तो? अपर्णा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम ये फालतू बातें मत करो, सचिन शिंदे झुंझला कर कहता है और तभी उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो जल्दी से किसी को फोन मिलाता है। कुछ देर बात करने के बाद वो अपर्णा के पास आते हैं। मुझे लगा ही था, मुंबई खबर में अभया नाम की कोई रिपोर्टर नहीं है, बल्कि उन्होंने कल के कार्यक्रम में अपना कोई रिपोर्टर भेजा ही नहीं। तो फिर वो लड़की? हो ना हो मम्मी को गायब करने में, उन हत्याओं में उसी का हाथ है। इतना कहकर सचिन शिंदे फिर से किसी को फोन मिलाने लगते हैं। अभया सुबह से उस मम्मी की तलाश में थी। वो उन सब जगह पर घूम रही थी जहां अंधेरा रहता था। वो मम्मी धूप के प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इसी कारण वो दिन में किसी अंधेरी जगह में छुपी होगी। एक वेयर हाउस में छानबीन कर अभया बाहर निकली थी कि पुलिस ने उसे घेर लिया। अभया के पास गिरफ्तार होकर अपनी बेगुनाही साबित करने का समय नहीं था और उसे पता था कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास भी नहीं करेगा। पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर उसकी ओर बढ़ने लगे और मौका पाकर अभया साइड की गली से भाग निकली। पुलिस उसका पीछा कर रही थी और वो अपनी पूरी ताकत से भागे जा रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी कि तभी एक कार उसके सामने आकर रुक गई। जल्दी से अंदर बैठो, कार में अपर्णा थी। अभया के पास सोच विचार करने का समय नहीं था। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गई और इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुंचे, अपर्णा ने गाड़ी भगा ली। अपर्णा अभया को लेकर अपने घर आ गई। पुलिस कभी भी नहीं सोचेगी कि सचिन शिंदे ने जिसके खिलाफ शिकायत की है वो उसी के घर में है। क्या मम्मी के गायब होने और उन हत्याओं में तुम्हारा कोई हाथ है? अपर्णा ने हिचकते हुए अभया से पूछा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं था तो तुमने मेरी मदद क्यों की?
उस दिन मैंने भी उस मम्मी में अजीब सी ऊर्जा को महसूस किया था, लेकिन मुझे लगा यह मेरा वहम होगा। क्या सच में मम्मी जाग गई है? हाँ अपर्णा, और अपना 23वां शिकार करते ही वो पूरी तरह इंसानी रूप में आ जाएगी और फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इस मम्मी की कहानी क्या है और उसको खत्म कैसे करेंगे? अपर्णा ने जिज्ञासा से पूछा। यह मम्मी मिस्र के सबसे निर्दयी और क्रूर शासक की है। आम लोगों पर इसके अत्याचारों की कहानियां आज भी मिस्र में सुनी सुनाई जाती है, जिसके कारण लोगों के मन में आज भी इस मम्मी के लिए नफरत भरी हुई है। 2700 वर्ष पूर्व एक ऋषि अपने परिवार सहित भारत से मिस्र पहुंचे। जब उन्होंने उस शासक की क्रूरता के किस्से सुने तो उसका मन भर आया और उसने मिस्र वासियों को उनकी रक्षा का वादा किया। एक बार शासक के कहने पर जब उसके सिपाही एक गांव की लड़की को उठाकर लेकर जा रहे थे तो उस ऋषि ने उनका विरोध किया, जिसे देख अन्य ग्रामीणों में भी विरोध की भावना जाग उठी। जब शासक को यह खबर पता चली तो उसने गांव पर आक्रमण कर दिया और जो कोई उसके सामने आया उसे मौत के घाट उतार दिया। ऋषि को इस बात पर बहुत क्रोध आया और अपने तप बल की शक्ति से उस शासक को जिंदा मम्मी में बदल दिया। चूंकि उस शासक में बुराई की शक्तियों का बल था, मम्मी ने उठकर चलना शुरू कर दिया। तब उन ऋषि ने उस मम्मी को एक ताबूत में बंद कर मंत्रोच्चार से उसके चारों तरफ एक कवच बना दिया और इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा कि वो मम्मी उस कवच से बाहर ना जा पाए। लेकिन तुम्हारे पापा के अथक प्रयासों और मेरे परिवार की नाकामयाबी के कारण वो मम्मी उस कवच से बाहर आ गई। तुम? मैं उन्हीं ऋषि के वंश से हूँ और उस मम्मी के पीछे ही मिस्र से यहाँ आई। हमें कैसे भी कर उस मम्मी को खत्म करना होगा, नहीं तो दुनिया पर क्रूरता का राज होगा। किसी तरह सूर्य की पहली किरण उसे छू ले तो उसका शरीर जलकर राख हो जाएगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। मुझे क्या करना होगा? अपर्णा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पूछा। संग्रहालय में मम्मी जिस ताबूत में बंद थी उसका कोई भी टुकड़ा मुझे लाकर देना होगा और उसकी मदद से मैं उस मम्मी का पता लगा लूंगी। उस दिन अपर्णा संग्रहालय से किसी तरह ताबूत का टुकड़ा ले आती है और लाकर अभया को दे देती है। अभया उस टुकड़े को हाथ में लेकर मंत्रोच्चार करने लगती है। उधर रात को अपना काम कर एक मजदूर अपनी साइकिल पर चला जा रहा था कि उसने देखा आगे रास्ते में कोई खड़ा है। पहले पहले तो वो थोड़ा ठिठक गया और फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। कौन हो भाई तुम? मरने के लिए खड़े हो क्या बीच सड़क पर? कोई प्रतिक्रिया ना देख उसके थोड़ा और करीब जाता है और जब अपनी टॉर्च उसके चेहरे की तरफ करता है तो उसकी चीख निकल जाती है और अपनी साइकिल वहीं पर फेंक कर वो भागने लगता है। लेकिन वो मम्मी उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है और एक झटके में उसकी भी गर्दन मरोड़ देती है। उसका एक पूरा हाथ सामान्य हो चुका था, जिसे देखते हुए वो जोर जोर से हंसने लगती है और अपने अगले शिकार की तलाश में चल पड़ती है। अभया अपनी आंखें खोलती है और अपर्णा से कहती है, उस मम्मी का पता चल गया है, हमें अभी निकलना होगा। अभया और अपर्णा गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। सुबह 4 बजे अपनी ड्यूटी से लौट रहा एक गार्ड उस मम्मी का चौथा शिकार था रात का। उसे मारने के बाद वो मम्मी छिपने के लिए वापस जंगल में जाने वाली थी। यहाँ दिन में भी अंधेरा रहता था, लेकिन सामने से आती गाड़ी को देखकर उसके मन में लालच आ गया। वह फिर से बीच सड़क में खड़ा हो गया, जिसके कारण गाड़ी रुक गई। अभया गाड़ी से उतरी और उस मम्मी के सामने खड़ी होकर बोली, बहुत हुआ तेरा खेल क्रूर शासक। उसकी बात सुन वो मम्मी क्रोध में पूछती है, कौन हो तुम? वो ऋषि याद है जिन्होंने तुम्हारी ये हालत की है? उन्हीं की वंशज हूं मैं। अभया की बात सुन उस मम्मी को और क्रोध आ जाता है और मन में बदले की भावना वह अभया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अभया के मंत्रोच्चारण से वह कुछ नहीं कर पाता है। फिर दोनों में एक युद्ध सा शुरू हो जाता है। वह मम्मी अपनी बुराइयों के बल का प्रयोग कर रही थी तो अभया अपनी मंत्र विद्या का। इस युद्ध के चक्कर में वह मम्मी यह भूल गई कि दिन होने वाला है। शरीर में उठती जलन से उस मम्मी को एहसास हुआ कि सूर्योदय हो चुका था और उसकी पहली किरण ने उसके शरीर को छू लिया था। धीरे धीरे उस मम्मी का शरीर जलने लगता है और वो सड़क पर गिरकर तड़पने लगती है। तभी अपर्णा अपने पापा और पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है। मम्मी को जलते हुए सब अपनी आंखों से देखते हैं। देखते ही देखते उस मम्मी का शरीर पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस कहानी का मजा ले सकें।